तो आप भी मुझे बच्चे ही हैं ना। काश अब हम कहते हैं कि हम वापस उस टाइम में चले जाएं, आज से 10-15 साल पहले। बात वैसे सच्ची है, किस बारे में? यही कि आप दामाद हैं। बात सच्ची है बिल्कुल। बेगम अक्सर बताती हैं कि वो बाबा मेरे ने जो है वो पूरी इंक्वायरी और पूरी इन्वेस्टिगेशन पता नहीं कौन कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कराई होगी, तो वो पूरा उन्होंने अपना जो देखा कि ये तमाम तर चीज़ों को चेक करके तो फिर ही उन्होंने अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ एक वाक़ कैंट के अजीम सियासी घराने से है। जिन लोगों को भी वाक़ कैंट की सियासत की ज़रा सी भी सूझबूझ है, वो यकीनन हाजी मलिक उमर फ़ारूक को और मलिक सलाहुद्दीन के ख़ानदान को जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस इलाके के लिए उनकी क्या खिदमात हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मलिक सलाहुद्दीन साहब के बेटे जनाब बैरिस्टर अकील साहब, जो कि एक पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, एक वकील भी हैं और सियासत में भी ये इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बताइएगा अकील भाई, कैसे मिजाज है आपकी, सेहत तबीयत ठीक है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्लेटफॉर्म से भी हल्के की आवाम से और अपने व्यूअर्स से मुखातिब होने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मामलात सियासी आजकल तो सियासी पारा जो है वो खासा हाई है। तो रमज़ान का जो थोड़ा सा एक कह लें पीरियड था, उसके बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो जाएंगी अपने जो मंतकी अंजाम कह लें या फाइनल डिसीजंस की तरफ कह लें या डू और डाई सिचुएशन जो है वो उसमें मैं जो है तमाम चीज़ें जो हैं उसका हाल नज़र इंशाल्लाह आ जाएगा। चलें। अच्छा अकील भाई, पहला तो मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि सियासत का आगाज़ आपने कब और कैसे किया? मैं 2012 में पाकिस्तान वापस आया, अपना मास्टर्स कंप्लीट करके। जितनी भी तालीम मेरी बाहर थी, बरतानिया और अमेरिका। उसके बाद जब मैं वापस आया तो 2013 का इलेक्शन की जो कैंपेन थी नून लीग के कैंडिडेट की, मैंने यहाँ पे मैनेज की, जिसमें हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब थे, दीगर कैंडिडेट्स थे। तो मैं जहाँ पे हाजी साहब या बाकी कैंडिडेट नहीं पहुँच सकते थे, जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती थी, तो मैं वहाँ पे छोटी कॉर्नर मीटिंग्स हों, छोटे जलसा हो, वहाँ पे जो है मैं पब्लिक के साथ इंटरेक्शन मेरा 2013 में शुरू हुआ। अच्छा, तो अकील भाई ये बताइएगा कि आप लोग माशाल्लाह सियासी घराना भी है और कारोबार के लिहाज से भी देखा जाए तो मैं कहूँगा इस इलाके का सबसे बड़ा घराना है। कारोबार आप कर सकते थे, अपना सारा ज़िंदगी उधर गुजर बसर कर सकते थे। सियासत में तो बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं, बड़ा बुरा भला भी कहा जाता है, तो आपने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? सियासत में आना एक बड़ी क्लीशे सी बात हो जाएगी, लेकिन एक आप अब हल्के में देखते हैं कि अवाम को जो मैंने चीज़ देखी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अप्रोचेबिलिटी नहीं थी, अवाम की रसाई नहीं थी, अपने जो नुमाइंदे थे। और अभी भी यही मैं समझता हूँ कि दीगर पार्टियों को अगर आप देखें तो उनके कैंडिडेट्स में और नून लीग के कैंडिडेट में ख़ासा फ़र्क है। मैं जब आया, ख़ासे पुरानी रवायात और रीच जो यहाँ पे एक सेटअप था, इवन के बल्कि विदिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी में भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी, तो ख़ासी उसमें चेंजेस और मुस्बत चेंजेस मैं लेके आया। तो मेरा सबसे बड़ा जो सियासत में आने का था, ये तो वकालत और सियासत, ये कहते हैं मैच मेड इन हेवन है। क्योंकि एक सियासतदान को, एक लेजिस्लेटर को कानून की समझ बूझ होनी चाहिए और एज ए वकील आपकी ट्रेनिंग होती है और जितने भी मतलब कवानीन हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी समझ बूझ और उनको बनाना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। और मेरा अकील भाई मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी शख्सियत को एज ए वकील कामयाब समझते हैं या एज ए सियासतदान? नहीं, वकालत में भी आपको कम से कम 10 से 15 साल देने पड़ते हैं, अपनी कामयाबी, हाँ, अपनी जवानी देनी पड़ती है। और लॉ का तो कहते हैं कि जेलस मिस्ट्रेस है, अपनी फैमिली के साथ टाइम आप स्पेंड नहीं कर सकते। तो ये प्रोफेशन बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और डिमांडिंग है। इसी तरह सियासत भी जो है वो भी टाइम कंज्यूमिंग और डिमांडिंग है। आपका टाइम जो है वो आपका अपना टाइम नहीं होता, वो पब्लिक का टाइम है। और इसी तरह वकालत में भी वो आपके क्लाइंट्स का टाइम है और अदालतों का टाइम है। तो फैमिली ने कभी गिला नहीं किया कि ज़्यादातर आप बाहर ही रहते हैं लोगों में, कभी रात को आए, सो गए, फिर सुबह उठ के चले गए, कभी गिला नहीं किया कभी वाइफ ने या बच्चों ने या और किसी ने?
गिला तो करते हैं ऑब्वियसली, वालदा और बाकी इवन भाई और वाइफ भी। बेटा तो मेरा अभी बहुत छोटा है, लेकिन ये है कि तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ऑब्वियसली एक पब्लिक सर्विस में जब आप होते हैं, एक पब्लिक के लिए आप करते हैं, तो आपको 24 घंटे अवेलेबल होना होता है। ये लाज़िम मलज़ूम है कि आपने अपने आप को 24 आवर्स अवेलेबल रखना है। तो अकील भाई, आपके बारे में कोई सुनने में आता है कि शायद कानून आपका ससुराल है और आप कानून के दामाद हैं, तो ये सारा मामला क्या है? ये आजकल देख रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ, बाकी पार्टियों की अगर बात की जाए तो बिलखुसूस हमारी जो सियासी हरीफ हैं और सियासी जो जमात है मुखालिफ पीटीआई, तो उनका तो समझ आता है कि वो रूल ऑफ लॉ की बहुत बात करते थे और मदर इन लॉ रूल ऑफ लॉ से निकली। मेरा जी मेरी जब शादी हुई तो मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, और मोहम्मद कासिम खान साहब फॉर्मर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, मतलब कोई अगर कहें, आजकल तो देखें दामाद हाई कोर्ट की भी बातें चल रही हैं, तो मैं ख़ुद भी दामाद हाई कोर्ट था, लेकिन उस तरह का दामाद हाई कोर्ट नहीं था जिस तरह आजकल जो है वो ऑन अ लाइटर नोट बात की जाए तो मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसी कोई बात हमने नहीं देखी, ना कोई ऐसा आया, बल्कि एट वन पॉइंट बड़ा जो है वो मेरे साथ जो हमारी कायद हैं मैडम मरियम नवाज़ साहिबा के साथ मेरी एक अदालत में तस्वीर थी, और वो मेरे रिश्ते से भी बहुत पहले की तस्वीर थी। उनकी अपील्स के दौरान जब मैं एज ए लॉयर उनकी लीगल टीम का हिस्सा था तो मैं पेश होता था, तो वो तस्वीर पीटीआई ने बड़ी ट्रोलिंग की और उन्होंने कहा जी कि ये दामाद हैं और ये रिलीफ तब मिल रहे हैं, ऐसे मतलब ज़मानतें नहीं होती, और ऐसी मतलब फजूल किस्म की जो बातें उन्होंने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन पाक है, साफ़ है, मैं कोई जो है दाग की कोई बात नहीं, कभी कोई अनड्यू फेवर या कानून और आइन से बालातर होके कोई फेवर, कोई ऐसी बात कभी भी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात वैसे सच्ची है। किस बारे में? ये आप दामाद हैं। बात सच्ची है, बिल्कुल बात। चलें तो नाजरीन देखें, ऐसा बंदा हो तो ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस भी अपनी बेटी दे देता है, तो हमारे जैसा हो तो चपड़ासी भी पहले पूरी तहकीकात कराता है, फिर डायरेक्ट इनकार करता है। तो बड़ी उन्होंने ऑब्वियसली एक बेटियों का जो मामला होता है बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, और जब आप ऐसी पोस्ट और पोजीशन पे हों तो उसमें तो वैसे भी तो उन्होंने पूरी इंक्वायरी की। मेरी बेगम अक्सर बताती हैं कि वो बाबा मेरे ने जो है वो पूरी इंक्वायरी और पूरी इन्वेस्टिगेशन पता नहीं कौन कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कराई होगी, तो वो पूरा उन्होंने अपना जो देखा कि ये तमाम तर चीज़ों को चेक करके तो फिर ही उन्होंने ठीक है। चलें, मैं एक बात आजकल के हालात के हवाले से करना चाहूँगा कि जैसे सुनने में आ रहा है इलेक्शन होने जा रहे हैं और नून लीग ने जो है इस बार इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इस इलाके के लिए भी नून लीग की एक गोल्डन सीट है, क्योंकि धड़ाबाजियाँ चल रही हैं दूसरी तरफ, और पूरे पाकिस्तान में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ाबाजियाँ चल रही हैं, और नून लीग को काफ़ी इस चीज़ का जो है सहारा है अगर जीतना हो चाहे तो। फिर भी आप क्या समझते हैं कि क्यों उन्होंने बायकॉट किया? बॉयकॉट नहीं है हमारा, ये है कि एक प्रिंसिपल स्टांस है कि एक शख्स की ईमा पर और उसके कहने पर जब उसका जी चाहेगा वो असम्बलियाँ तोड़ देगा। इसकी क्या गारंटी है कि वो अभी अगर इलेक्शन हो जाए कल को वो असम्बलियाँ फिर तोड़ दे? मतलब यू टर्न खान साहब तो वो मास्टर हैं यू टर्न्स के। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब जब 5 साल लोग एक मैंडेट देते हैं 5 साल के लिए, वो 5 अनलेस के उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, अगर वो नहीं होता और वैसे असम्बलियाँ तो डिसॉल्व कर दी जाती हैं, तो इसमें क्या गारंटी है? ये तो लोगों के मैंडेट की भी तजलील है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। 5 साल का देखिए, हमारा मुल्क कोई शाहाना मुल्क, वैसे तो शाहाना मुल्क है, लेकिन शाह खर्चियाँ और वो तमाम तर चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, लेकिन इस वक्त हालात इस तरह के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके साथ साथ माशी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सैफ, मैं ये बात बड़े वसूख से आपको कहूँ कि हमारा मुल्क जब आखिरी हमने IMF को खुदाफिज कहा, IMF के पास दोबारा वापस ये लोग गए, IMF से किसी हुकूमत ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने लिए। ये फैक्चुअल पोजीशन है और फैक्चुअल बात है, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा अकील भाई, आखिरी मेरा सवाल है कि ईद गुजरी है पिछले दिनों, सबसे ज़्यादा आपको ईदी मिली कितनी और आपने किसे और कितनी ईदी दी? मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ जी, मुझे ईदी 0/0 जो 0/0 कह सकते हैं, क्योंकि वो ईद होती है बच्चों की।
तो आप भी बच्चे ही हैं ना। काश अब हम कहते हैं कि हम वापस उस टाइम में चले जाएं, आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि वो जो फ़िक्र नाफाका था और बिल्कुल केयरलेस, हाँ, और वो बड़ा जो है ना टेंशन फ्री कह लें, केयर फ्री माहौल में बड़ा एंजॉय करते थे। अब तो ईद तो मेरी हल्के की आवाम के साथ गुजरी है, अपने दोस्त अहबाब थे उनके साथ गुजरी है, कुछ थोड़ा बहुत फैमिली के साथ गुजरी है। मैं उसी पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। मैंने 3 लोगों को ईद दी है, और क्योंकि उनकी पहली ईद थी, और मैंने अपनी भतीजी है, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बेटी है, और उसको दी है। मैंने अपनी भांजी को ईद दी है, मेरी बहन की बेटी है, उसको दी है क्योंकि उसकी भी ये पहली ईद थी। और मैंने अपने बेटे को, क्योंकि उन दोनों को दी थी तो उसको भी फिर देरी पड़ गई, तो अपने बेटे को दी। तो इन 3 लोगों को मैंने ईद दी। मुझे कितनी ईद देंगे? आपके लिए तमाम तर ईदें हाजिर हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू, आपने टाइम दिया, मेरे भाइयों की जगह है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।